चलिए, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग देखेंगे मराठों का इतिहास। पिछले क्लास में हम लोगों ने पिछले 2-3 वीडियो में हम लोगों ने बंगाल का इतिहास देखा था। हम लोग अभी आधुनिक भारत के क्षेत्रीय इतिहासों को देखने का प्रयास कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। जो वीडियोज में बताया जा रहा है या जो मैं आपको बोर्ड पे दिखा रहा हूं उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ एक मिसिंग पॉइंट हो और इसके अलावा भी कोई सेक्शन बाकी बचा रहा हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप पर्याप्त है आपके पीटी के लिए और पीटी से आगे पीटी कम मेंस के लिए भी यह पर्याप्त हो जाएगा समय के साथ। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं मराठों का इतिहास। तो मराठों के इतिहास में सबसे पहले अगर मैं बनाना चाहूं एक मैप, तो अगर आप भारत का मैप देखें तो यह महाराष्ट्र है ना, थोड़ा कम ज्यादा करके। विंध्याचल पर्वत के इस पार के इलाके को यह हुआ, इसको कहते हैं दक्कन भारत। यह कहलाता है दक्षिण भारत। तमिलनाडु और केरल का इलाका दक्षिण भारत कहलाता है और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का इलाका दक्कन भारत का इलाका कहता है ना। ज्योग्राफिक दृष्टि से यह बहुत कॉम्प्लेक्स जगह है ना, चूंकि यह पहाड़ी और पठारी इलाका है। ज्योग्राफिकली यह बहुत कॉम्प्लेक्स जगह है। तो उस बैकग्राउंड में हम लोग मराठों का इतिहास पढ़ेंगे, क्योंकि मराठों के विकास में, जैसे हम लोग एंशिएंट को जानते हैं कि मगध के उत्कर्ष में ढेर सारे कारक जिम्मेदार थे, जिसमें था कि मगध के राजनीतिक राजधानी की प्राकृतिक सुरक्षा, मगध का लौह अयस्क से नजदीक होना, योग्य उत्तराधिकारियों की निरंतरता, हाथी की सेना का होना, है ना। तो इन तमाम कारणों ने मगध महाजनपद को मगध राज्य और मगध साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। उसी तरह से मराठों के उत्कर्ष में भी ज्योग्राफी जिम्मेदार कारक होगा, मराठों के उत्कर्ष में भी मुगल जिम्मेदार कारक होंगे, मराठों के उत्कर्ष में भक्ति आंदोलन जिम्मेदार कारक होगा। इस बैकग्राउंड में इसको देखते हैं। तो मराठों का इतिहास जो है यह 7th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी है ना। 7th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी हम लोग इसको देखेंगे। मराठे जब अंग्रेजों से एग्रीमेंट कर लेंगे तो वहां से कहानी इनकी समाप्त हो जाती है। तो मराठों के बैकग्राउंड में सबसे पहले इस बात को समझते हैं क्या कि 1590 में अकबर ने उत्तर भारत के अभियान को समाप्त किया। लगभग संपूर्ण उत्तर भारत अकबर के पास था। 1590 में अकबर महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश के इलाके में अपना इंटरेस्ट दिखाने लगा और बिंद पार में, इसको कहते हैं 1593-94 में, इसने 4 दूतों को भेजा, 4 संदेश वाहकों को, 4 ग्रुप्स को भेजा, प्रतिनिधि मंडल को भेजा कि इस सेक्शन में जो दक्कन के लोग हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका के इलाके में, वहां पे जो डायनेस्टीज है उनसे जाके बात किया जाए और वो मुगलों को समझें कि मुगल कैसे शासन और प्रशासन चलाना चाह रहे हैं। अगर वो मान जाते तो ठीक है, नहीं तो फिर तो हमला करना विकल्प है। तो इस समय अलग अलग हिस्से में अलग अलग डायनेस्टी काम कर रही थी। जैसे सरकी वंश था, एक डायनेस्टी का नाम सरकी वंश है ना, दूसरा निजाम शाही वंश, निजाम शाही वंश, तीसरा हो गया आदिल शाही वंश, आदिल शाही वंश और कुतुब शाही वंश। कुतुब शाही वंश है ना। 4 अलग अलग तरह की डायनेस्टी थी। सरकी वंश का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के अहमदनगर में था। निजाम शाही वंश यह कर्नाटक के बीजापुर के इलाके में फैला हुआ वंश था। उसके बाद है आदिल शाही, यह आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा के इलाके में फैला हुआ था और उसी के समीप एक कुतुब शाही वंश हुआ करता था। ठीक है, तो 4 डायनेस्टियों में मुगलों ने
अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा कि इन्हें जाके बताया जाए कि मुगल सत्ता में अगर आप आना चाहते हैं, अगर आप मुगल झंडे के नीचे आना चाहते हैं तो वार्ता के जरिए भी आ सकते हैं, युद्ध ही एकमात्र रास्ता नहीं होता है। और इस बैकग्राउंड में चार जो है ये चारों अलग अलग जगहों पे गए, ठीक है, 4 प्रतिनिधि मंडल भेजे गए। उसमें से एक प्रतिनिधि मंडल जो था, है ना, वह सफल हुआ, रेस्ट जो है वो डिक्लाइन कर गया, है ना। मुगल और खानदेश आपस में वैवाहिक संबंध में बंध गए। मुगल और खानदेश सरकी वंश का वैवाहिक संबंध में बंध गए। उसके बाद 1601 में जब आगे के अन्य डायनेस्टियों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, निजाम शाही ने या आदिल शाही ने, तो 1601 में अकबर और निजाम शाही के बीच युद्ध हुआ और अकबर ने निजाम शाही के इलाके को जीत लिया। निजाम शाही वंश को 1601 में विजित कर लिया गया। 1617 में मुगल और अहमदनगर की संधि हो गई, है ना, खुर्रम के विशेष प्रयास से। 1617 में कुछ बचा हुआ जो सरकी वंश का इलाका था उसको समेट लिया और 1636 में पूरे के पूरे अहमदनगर को समेट लिया। आगे 1636 में ही शाहजहां ने बीजापुर और गोलकुंडा के इलाके को, मतलब आदिल शाही और कुतुब शाही के इलाके को विजित करके संपूर्ण मुगल दक्कन में मुगल साम्राज्य को फैला दिया। अब यहां पे है कि मुगलों ने जब दक्कन को विजित कर लिया, 3 वंश थे, आदिल शाही वंश, है ना, निजाम शाही वंश, कुतुब शाही वंश और सरकी वंश। इस तीनों को अलग अलग समय में 1593 में, है ना, खानदेश और मुगल वैवाहिक संबंध में बंध गए, दोनों रिश्तेदार हो गए। 1601 में निजाम शाही यानी कर्नाटक के बीजापुर के इलाके में जो था उस पर अकबर ने कब्जा कर लिया। 1617 में खुर्रम ने लगभग खानदेश का मैक्सिमम इलाका कब्जा कर लिया। 1636 में लगभग पूरा का खानदेश कब्जा हो गया और 1636 में ही शाहजहां ने बीजापुर और गोलकुंडा को विजित कर लिया। 1636 से यह कहानी प्रारंभ हो जाएगी। 1636। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो मराठे थे ये अलग अलग डायनेस्टी में शासन और प्रशासन के कार्य से जुड़े हुए थे। मुगल आए जिनके पास अपना पूरा सेटअप था, सैन्य व्यवस्था थी, अपना प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो ये जो मराठे थे, जो महाराष्ट्र के मूल रूप से लोग थे, ये सब के सब बेरोजगार हो गए। ये सब के सब बेरोजगार हो गए और महाराष्ट्र के इलाके में एक शून्य की स्थिति बन गई, है ना। ये लोग अलग अलग सेवाओं में थे, कुछ लोग प्रशिक्षित सैनिक थे, है ना, जिसे सिलहदार कहते हैं, सिलहदार अप्रशिक्षित सैनिक थे, कुछ लोग प्रशिक्षित सैनिक थे जिसे वर्गीर कहते हैं। ये सब बेरोजगार हो गए, चाहे कुलकर्णी हो या अन्य लोग हो, है ना। तो इन तमाम सेवाओं के, इन तमाम राज्यों के पतन होने के कारण, मुगल व्यवस्था में इन इलाकों के शामिल होने के कारण महाराष्ट्र के जो सैन्य और प्रशासन में जो लोग शामिल थे वो सब के सब बेरोजगार हो गए और दक्कन के इलाके में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। उस वैक्यूम को भरने का नाम है शिवाजी। उस वैक्यूम को जो भरने का प्रयास करेंगे वो है शिवाजी। ठीक है, तो यहां भी यही कह रहा है कि मराठाज बिकम जॉबलेस, चूंकि उस दिन हिंदी में था, आज थोड़ा इंग्लिश में हो गया, तो इसको देख लीजिएगा। मराठाज बिकम जॉबलेस ड्यू टू अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा डिक्लाइन हो गया। फॉल ऑफ अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकुंडा। अब कह रहा है कि मराठवाड़ा महाराष्ट्र का वह इलाका जहां
जो शिवाजी ने अपना किला और गढ़ बना रखा था उसको मराठवाड़ा कहते हैं। तो मराठवाड़ा जो है वो सतपुरा, विंध्याचल, अन्नामलाई, इन 3 पर्वतों से घिरा हुआ है। अगर आप इतिहास को थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो मगध के उत्कर्ष में भी इसी तरह की कहानी थी कि राजगीर जो है वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका था जो उसको प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता था। तो सतपुरा, विंध्याचल और अन्नामलाई पहाड़ी से मराठवाड़ा घिरा हुआ था, है ना, और महादेव माउंटेन से भी, है ना। इसके अलावा क्या कहा जा रहा है कि गोदावरी, कृष्णा और तुंगभद्रा, गोदावरी, कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर से यह घिरा हुआ है। तो इधर देखिए 1, 2, 3 और ये 4 पहाड़ी 3 नदियों से घिरा हुआ यह क्षेत्र है। इतिहास में कहा जाता है कि इसी कारण से मराठे कभी भी उत्तर भारत की राजनीति नहीं कर पाए, क्योंकि मराठों को एक प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त थी। पहाड़ी से घिरे होने के कारण, नदियों से घिरे होने के कारण मराठियों को यह विश्वास था कि उनके ऊपर हमला नहीं किया जा सकता, और चूंकि यह दुर्गम क्षेत्र भी था कि इनके ऊपर हमला करना आसान नहीं होता था, जो भी हमलावर हो। लेकिन कुछ अच्छी बातें थी तो कुछ बुरी बातें भी थी। बुरी बातें क्या थी कि महाराष्ट्र के पास यूपी और बिहार, पंजाब, हरियाणा की तरह फर्टिल लैंड नहीं था, उपजाऊ जमीन नहीं था, क्योंकि उस समय इकोनॉमी का पूरा आधार, अर्थव्यवस्था का पूरा आधार कृषि और कृषि से संबंधित व्यापार था, जो कि उत्तर भारत के जो फर्टिल लैंड थे, चाहे आप यूपी हो, बिहार हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, तो ये फर्टिल लैंड का इलाका है। इसलिए यहां पे राज्य स्थापित करना, रेवेन्यू जनरेट करना, शासन और प्रशासन का कार्य संभालना आसान होता था। यहाँ पे फर्टिलिटी का दिक्कत है, जमीन आज भी महाराष्ट्र की उपजाऊ नहीं है। महाराष्ट्र जो है, अगर आप आज के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो महाराष्ट्र बिहार का लगभग इक्विवेलेंट है। लगभग 11 करोड़ की आबादी उसकी है, 10 से 11, और हम लोग भी लगभग 12 करोड़ है ना। महाराष्ट्र का कुल बजट जो अभी है लगभग 11 लाख करोड़ का है, और बिहार का कुल बजट अभी जो है वह 1.5 से 2 लाख करोड़ है ना। ये 1.5 और 2 लाख जो मैं बोल रहा हूं यह भी फॉल्स डाटा ही है। एक्चुअल जो कॉस्ट, देखिए बजट क्या होता है इसको समझिए, अगर इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि सरकारें बजट बना देती है कि मुझे 2 लाख करोड़ खर्च करना है, और मुझे उम्मीद है। बजट एक डाटा है, एक अनुमान है, कितना आएगा और उससे मैं इतना खर्च करूंगा। तो बिहार की सरकार ने कहा कि 2 लाख करोड़ का मेरा बजट है, कि वो अनुमानित किया। जब खर्चे को देखेंगे, क्योंकि इतना समय किसी पेपर के पास नहीं होता है और हम लोगों की आर्थिक जागरूकता का स्तर कुछ और है, तो हम लोग इसे झेल नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। बिहार सरकार 1,20,000 करोड़, 1,30,000 करोड़ खर्च करते करते उसका फाइनेंशियल ईयर समाप्त हो जाता है। तो यहां पे महाराष्ट्र का टोटल बजट 11 लाख करोड़ का है, ठीक है। तो हमसे सीधे सीधे ये 10 गुना बड़ा है फाइनेंशियली। इसी कारण से आप देखते होंगे, आप जो भी हो, जहां से भी यह देख रहे हो, अगर आप बिहार के रिस्पेक्ट में मैं बात करूं फॉर बीपीएससी ओरिएंटेड, तो बिहार के गरीबी का मुख्य आधार बजट है। हमारे पास पैसा ही नहीं है जिससे आप खर्च कर सकें। अगर इफ यू हैव नो इकोनॉमी, आपके पास धन रहने पे डिपेंड करता है ना कि आप उसको स्वास्थ्य पे करेंगे, पर्यटन पे करेंगे, उद्योग पे करेंगे। आपका कुल बजट ही 1 लाख करोड़ का है, 1.5 लाख करोड़ का है, उसका बजट ही 11 लाख करोड़ का है। तो आप आज के महाराष्ट्र को देख के 17वीं 18वीं शताब्दी के महाराष्ट्र का अनुमान नहीं लगा सकते। हुआ क्या कि देखिए 2 बातें हैं। एक होता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। यह प्रकृति के द्वारा तय किया गया है कि जो सबसे फिट व्यक्ति होगा वही लाइफ में सरवाइव करेगा, है ना। जिसमें थोड़ी सी भी दिक्कत है वो सरवाइव नहीं करेगा। जैसे कि अगर मानवों की उत्पत्ति की बात करें तो करोड़ों स्पर्म में एक रेस सी लगती है, उसमें से जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्पर्म होता है, जो तेजी से आगे जाता है, वो जाके एग को फर्टिल कर पाता है ना। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाली कहानी यहां पे ये होती है। दूसरा है कि कोई इंसान मेहनत करता है, जैसे आप हैं, हम हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उसके पीछे का एक आधार तो यह हो ही सकता है कि मान लीजिए आपने सपने देखे थे कि मेरा हो जाना चाहिए। एक आधार होता है भूख का, कि जिसको जितनी भूख होती है, जिसको जितनी जरूरत होती है, वो उतना मेहनत करता है। आपकी जरूरतों के ऊपर आपका मेहनत निर्भर करेगा, है ना। मेहनत जरूरत से सीधा सीधा इंटरलिंक्ड है।
मेहनत सपनों के पीछे तो होता ही है, ठीक है, लेकिन जरूरत, भूख। तो महाराष्ट्र के साथ सबसे बड़ी, मैं आधुनिक महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, फिर हम लोग पीछे चलेंगे। महाराष्ट्र के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि सबसे बड़ी दिक्कत महाराष्ट्र के साथ यह था कि एग्रीकल्चर ओरिएंटेड था नहीं, आबादी पॉपुलेशन ठीक ठाक थी, व्यापार, चूंकि बंदरगाह लगे होने के कारण वहां का समाज और वहां की अर्थव्यवस्था व्यापार आधारित थी, लेकिन सभी लोग व्यापार में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो उस बैकग्राउंड में क्या हुआ कि उस बैकग्राउंड में महाराष्ट्र में जब भारत का, आधुनिक भारत का दौर प्रारंभ होता है, लिबरलाइजेशन शुरू होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है, तो महाराष्ट्र ने उसे हाथों हाथ लिया। क्योंकि फर्टिल लैंड था नहीं, तो जमीनों के दाम बहुत सस्ते थे, तो उद्योगपतियों के लिए भी बेहतर हुआ। बंदरगाह नजदीक था, मुंबई है ना, एंशिएंट से ही मुंबई, सूरत, ये सब बड़ा बंदरगाह रहा है, तो इस कारण से भी उद्योगपतियों की दिलचस्पी महाराष्ट्र में थी और ठीक ठाक वर्किंग पीपुल वहां अवेलेबल थे। 11 करोड़ 10 करोड़ आबादी होने की साधारण बात नहीं है। तो इस बैकग्राउंड में आज का महाराष्ट्र है ना, जो हम लोग ये देख रहे हैं। क्या कहां गया भाई? जिसमें हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र में, ठीक है। तो जब भारतीय इकोनॉमी सर्विस ओरिएंटेड हुई एग्रीकल्चर को छोड़ के, जब भारतीय इकोनॉमी इंडस्ट्रियलाइजेशन ओरिएंटेड हुई, तो उसको महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों ने बहुत तेजी से पकड़ा, और बिहार और यूपी जैसे राज्य जो कि एग्रीकल्चर ओरिएंटेड थे, उन्होंने इस ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया। तो इसीलिए मैं इस बैकग्राउंड में बात कर रहा था कि महाराष्ट्र जो था कि अहमदनगर, तो क्या कहा गया कि बिकमलेस, जॉबलेस हो गए थे। अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा का डिक्लाइन हो गया था, इस कारण से भी इनका उदय हुआ, है ना। ये जो है इसमें जो भी, चाहे वो वर्गीर हो, है ना, प्रशिक्षित सैनिक, या मान लीजिए सिलहदार हो, इसे अप्रशिक्षित सैनिक कहते हैं, या कुलकर्णी हो, कुलकर्णी टैक्स कलेक्शन से जुड़ा अधिकारी हुआ करता था, या देशमुख हो, या अन्य लोग हो, तो ये सब के सब बेरोजगार हो गए, जॉबलेस हो गए, है ना। तो एक शून्य मुगलों के आने से 1636 तक में क्या हुआ, 1636 तक में क्या हुआ कि महाराष्ट्र में एक शून्य की स्थिति आ गई, है ना। अब इस शून्य की स्थिति को भरने के लिए भविष्य में मराठों का उदय होगा, शिवाजी का उदय होगा, है ना। और मराठों का आपने देखा कि 3 तरह की, सतपुरा, विंध्याचल और अन्नामलाई और महादेव माउंटेन से घिरा हुआ है। गोदावरी और कृष्णा से, गोदावरी, कृष्णा और तुंगभद्रा से घिरा हुआ इलाका है। फर्टिल लैंड नहीं था, ये एक कारण हुआ, और भक्ति आंदोलन इंपॉर्टेंट कारण, ठीक है। अब है भक्ति आंदोलन, एक यह भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए मैंने इसे बार बार इसको देखते ही, ये भक्ति आंदोलन वाला क्या चक्कर था। महाराष्ट्र के उदय में भक्ति आंदोलन ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना। इसको देखते हैं। क्या है कि आप इत्मीनान से समझने का प्रयास कीजिएगा किसी भी चैप्टर का, जब तक पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड अगर आपका रेडी नहीं होगा, आप उस चैप्टर को समझने में परेशान रहेंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि यह क्या चक्कर था। अब है भक्ति आंदोलन।
देखिए, किसी भी समाज का जो विकास है, जागरूकता है, उसका एक स्तर होता है। सबसे पहले किसी भी समाज में आती है धार्मिक जागरूकता, फिर धार्मिक जागरूकता के बाद आती है सामाजिक जागरूकता, और सामाजिक जागरूकता के बाद आती है राजनीतिक जागरूकता, और फिर आती है आर्थिक जागरूकता। अगर आप इसको बिहार से इंटरलिंक करके समझेंगे तो समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। मैंने पहले ही कह दिया कि किसी भी चैप्टर की पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका पृष्ठभूमि क्लियर हो गया तो फिर उसका डाटा याद करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। तो हम लोग इसलिए शुरुआत में बहुत अधिक समय पृष्ठभूमि को समझने में दे रहे हैं कि महाराष्ट्र बना कैसे, आखिर ऐसे कौन से जिम्मेदार कारक हैं, है ना। हर व्यक्ति के, हर संस्था के, हर संस्थान के उभरने का कुछ ना कुछ जिम्मेदार कारण होता है ना। कोई एक कारण किसी संस्थान, किसी व्यक्ति, किसी देश, आज रसिया के साथ जो स्थिति थी, आज यूक्रेन के साथ जो हो रहा है, या अमेरिका ने जो इराक के साथ किया, तो उसका एक बैकग्राउंड होता है, एक लंबी श्रृंखला होती है ना। तो जब तक आप किसी समाज के पास्ट को नहीं समझेंगे, उस समाज के प्रेजेंट को नहीं पकड़ पाएंगे। अभी महाराष्ट्र इस स्टेज में है, इकोनॉमिकल अवेयरनेस पे, वो लास्ट स्टेज होता है। हम लोग अभी यहां कहीं फंसे हुए हैं बीच में। हुआ क्या, ये दिक्कत कहां से आई? तो समाज में सबसे पहले आती है धार्मिक जागरूकता, है ना। रिलीजन को लेके लोग एक्टिव हो जाते हैं, धर्म को लेके लोग अवेयर हो जाते हैं, धार्मिकता आती है। जहां जहां भारत में भक्ति मूवमेंट चला, धार्मिक जागरूकता का दौर चला, जैसे पंजाब, जैसे महाराष्ट्र, जैसे कह सकते हैं कुछ हिस्से राजस्थान के, या मान लीजिए दक्षिण भारत में संत कवियों का आना हुआ, तो धार्मिक जागरूकता महाराष्ट्र में आई। धार्मिक जागरूकता में क्या आया कि महाराष्ट्र में 13वीं शताब्दी से लेके 17वीं शताब्दी तक भक्त संत आंदोलनों, भक्त संतों के आने की आने की परंपरा जारी रही, वो आते रहे। तो सबसे पहले 13वीं-14वीं शताब्दी में चक्रधर, कुंडलिक जैसे भक्त संतों का आना हुआ, है ना। चक्रधर, कुंडलिक, ज्ञानेश्वर, हेमाद्री आदि भक्त संतों का आना हुआ। 14वीं-15वीं शताब्दी में नामदेव, एकनाथ जैसे भक्त संतों का आना हुआ, और 17वीं शताब्दी में तुकाराम, समर्थ गुरु रामदास जैसे भक्त संतों का आंदोलन आना हुआ, है ना। तो हमारे पास एक लिस्ट आया, उस लिस्ट में क्या कहा जा रहा है कि सबसे पहले हैं चक्रधर, कुंडलिक, ये आ गए आपके कब? 13वीं-14वीं में, 13वीं-14वीं शताब्दी में, 13th-14th सेंचुरी में, है ना। चक्रधर, कुंडलिक, ज्ञानेश्वर, हेमाद्री, ज्ञानेश्वर, हेमाद्री। उसके बाद नेक्स्ट राउंड में हमारे यहां आना हुआ नामदेव, एकनाथ का। नामदेव प्लस एकनाथ, ये कब आए? 14वीं-15वीं शताब्दी में, 14वीं-15वीं शताब्दी में। उसके बाद तुकाराम, समर्थ गुरु रामदास, तुकाराम, समर्थ्य गुरु रामदास, ये आ गए 16वीं-17वीं शताब्दी में। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड। तो मैंने जैसे कहा कि सबसे पहले धार्मिक जागरूकता आएगी, धार्मिक जागरूकता के बाद सामाजिक जागरूकता आएगी, फिर उसके बाद आता है पॉलिटिकल अवेयरनेस, फिर आता है इकोनॉमिकल अवेयरनेस, है ना।
पंजाब जैसा राज्य, भारत का सबसे छोटा राज्य है, इतना संपन्न कैसे है? उसके पास तो ना आबादी है ना क्षेत्रफल था और एग्रीकल्चर ओरिएंटेड भी था, है ना। तो ये बैकग्राउंड काम करता है। बिहार में क्या हुआ कि हम लोग शुरुआत में इतने अधिक बुद्ध, महावीर, चारवाक ये सब दे दिए कि बिहार में भक्त संत आंदोलनों का उभरना ही नहीं हुआ, है ना। बिहार में धर्म सुधार और समाज सुधार के क्षेत्र पे कभी काम ही नहीं हुआ है, आधुनिक भारत में बात करें तो। इस कारण से बिहार ये ऑटो मोड में चल रहा है ना। तो हम लोग यहां उलझ गए। यहां क्या हुआ कि सबसे पहले धार्मिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस अवेयरनेस आया इनके द्वारा, चक्रधर के द्वारा, कुंडलिक के द्वारा, ज्ञानेश्वर हेमाद्री के द्वारा। 150 साल 200 साल तक इन्होंने संभाला। उसके बाद फिर नामदेव और एकनाथ आ गए, फिर तुकाराम और समर्थ गुरु रामदास आ गए। अब यहां आते आते क्या हुआ कि धार्मिक अवेयरनेस तो था ही। धार्मिक अवेयरनेस के बाद इन्होंने समाज, चूंकि धर्म समाज से अलग नहीं है, जब आप धार्मिक जागरूकता की बात करते हैं तो आप सामाजिक जागरूकता की बात करते हैं। तो धार्मिक और सामाजिक जागरूकता तो थी, लेकिन तुकाराम और समर्थ गुरु रामदास ने राजनीतिक, पॉलिटिकल अवेयरनेस की भी बात करनी शुरू कर दी, है ना। तो पॉलिटिकल अवेयरनेस की जब बात शुरू कर देंगे, मतलब जब धर्म गुरु राजनीति की ओर इशारा कर रहे हैं तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। ये आप देखेंगे सिखों के साथ भी। सिखों के पहले गुरु, गुरु नानक, धार्मिक और सामाजिक बदलाव की बात करते हैं, फिर गुरुओं की परंपरा रहती है, आगे गुरु आते रहते हैं, और सबसे अंतिम गुरु, गुरु गोविंद सिंह, कंप्लीट पॉलिटिकल अवेयरनेस की बात करने की नहीं, अब हम लोग को अपना एक इलाका बनाना है। और उसका परिणाम क्या हुआ कि आज एक सिख समृद्ध, एक बाद में सिख राज्य बना राजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में। तो यह है, तो इन भक्त संत आंदोलन, इन भक्त संतों के कारण महाराष्ट्र के समाज में, है ना, महाराष्ट्र के समाज में एक धर्म, एक भाषा, एक भगवान, और एक केंद्र का उभरना हुआ। यूनाइटेड हो रहे हैं ये लोग। एक धर्म आया किसका? तो ये लोग पूजा करने लगे विठोबा की, विठोबा। एक भाषा इनकी आई क्या? मराठी। और एक केंद्र इनका हुआ, विठोबा का जो मंदिर था वो पंढरपुर में था, पंढरपुर। तो केंद्र हुआ, भाषा एक हुई, एक धर्म है, हिंदू धर्म का ही एक ब्रांच है, ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं विठोबा। तो पूरे महाराष्ट्र के लोग सबसे ज्यादा विठोबा की पूजा करते हैं। तो विठोबा हो गया, पंढरपुर हो गया कि रिलीजियसली आपको जाना है तो एक बार पंढरपुर जरूर जाना चाहिए, और एक भाषा हो गया। तो ये यूनाइटेड होने लगे। और चूंकि उधर मुगल बैकग्राउंड बना ही चुके थे, है ना, मुगल बैकग्राउंड बना चुके हैं कि वैक्यूम क्रिएट हो चुका है, लोगों का रोजगार छीन चुका है। और मेरा अपना मानना है कि समाज में क्रांति तभी आ सकती है जब आप किसी के पेट पे लात मारे। जब तक आप, जैसे कि बिहार के साथ क्या है, आप अभी सोचेंगे बिहार के रिस्पेक्ट में, तो बिहार भारत का सबसे खुशहाल राज्य है। जिस हिसाब से राजनीतिक प्रतिरोध बिहार में नहीं होते हैं, बिहार में सब अच्छा है। हेल्थ केयर वर्ल्ड क्लास, पुलिसिंग वर्ल्ड क्लास, एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड क्लास, है ना, जनप्रतिनिधि दरवाजे पे चाय लेके खड़ा रहता है। क्या ऐसा है? क्या नहीं, हजारों समस्याएं हैं, लेकिन सवाल है कि कोई आवाज क्यों नहीं है। बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है, 12 करोड़ पॉपुलेशन भुखमरी की कगार पर रहता है। वर्ल्ड बैंक का भी डाटा आया है कि बिहार के 56% लोग जो हैं बीपीएल के नीचे हैं। भारत की सरकार मांगती है कि 42% है, बिहार की राज्य सरकार मांगती है कि 52% है, लेकिन विरोध का एक स्वर नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी सरकार के द्वारा, क्योंकि यह फर्टिल लैंड है, सर्वाइवल का इशू नहीं है। अगर जब सर्वाइवल का इशू आ जाएगा जिस दिन, उस दिन रिवोल्ट हो जाएगा। यहां मुगलों के कब्जे के कारण क्या हुआ कि इनके अब सर्वाइवल का इशू आ गया था। ये जो प्रशिक्षित सैनिक थे, ये अप्रशिक्षित सैनिक थे, अब क्या करेंगे? ये जो ये सर्विस में जो लोग जुड़े हुए थे, जो टैक्स कलेक्शन में जुड़े हुए थे, कुलकर्णी, जो जमींदार हुआ करते थे, देशमुख, ये अब क्या करेंगे? क्योंकि मुगलों ने टेक ओवर कर लिया 1636 तक में। इधर बैकग्राउंड धार्मिक सुधार आंदोलन बना ही रहा था कि भाई समाज को बदलना है तो राजनीति पे कब्जा करो। इन तमाम बैकग्राउंड में एक धर्म, एक भाषा, एक भगवान, एक केंद्र, मतलब मराठी एक हो गए,
रोजगार छिन चुका है। हिंदू धर्म के ये लोग पुरोधा हैं, विठोबा की पूजा करते हैं, विष्णु के अवतार माने जाते हैं विठोबा। इस्लामिक शासक है, पहले भी इस्लामिक शासक था, लेकिन तब रोजगार था इनको, अब रोजगार नहीं है। इन तमाम बैकग्राउंड में, इन तमाम घटनाओं में, है ना, तब जाके शिवाजी का उभरना होता है। कोई रातों रात शिवाजी नहीं हो सकता है। अगर मनमोहन सिंह की जगह पर राहुल गांधी भारत का प्रधानमंत्री बनता तब तो हो सकता है कि मोदी जी के उभरने का मौका नहीं मिलता। मोदी जी के उभरने का बैकग्राउंड क्या था कि बहुत अधिक घोटाले हुए, डिफेम हुआ इंडिया का, है ना, सशक्त सरकार नहीं थी, लोगों को इस बात को लेकर गुस्सा था। इन तमाम बातों में बीजेपी यूनाइटेड हुई, आरएसएस का सपोर्ट मिला, फंडिंग मिला, जिस किसी का भी मिला हो, लोग कहते हैं अडानी अवानी का है ना, तो फंडिंग मिला, और उस बैकग्राउंड में मोदी जी का उभरना हुआ। एक बार उभर गए उसके बाद तो कहानी आगे शुरू हो जाती है। तो मुगलों के कब्जे के कारण, 4 डायनेस्टीज के पतन होने के कारण, है ना, मराठों के बेरोजगार होने के कारण और धार्मिक रूप से अवेयर होने के कारण, एक भाषा, एक धर्म, एक केंद्र, एक भगवान, इस बैकग्राउंड में कोई व्यक्ति विद्रोह का झंडा लेके निकलता है तो लोग उसके पीछे लग जाते हैं, और उस व्यक्ति का नाम है छत्रपति शिवाजी। महाराष्ट्र में अगर आप हैं तो शिवाजी का नाम सिर्फ शिवाजी बोलिएगा तो कुटा जाइएगा, है ना, वहां पर उनके सम्मान में छत्रपति लगाना जरूरी माना जाता है। तो छत्रपति शिवाजी का यहां पर उभरना हुआ। ठीक है, तो ये देखते हैं राइज ऑफ शिवाजी। शिवाजी कौन थे, शिवाजी कहां से थे, फिर हम लोग धीरे धीरे वो अंग्रेजों से अटैच करेंगे और लगभग पूरा का पूरा इतिहास हम लोग यहां से समेट लेंगे। कहां भाग गया? चलिए तो इसको देखते हैं, राइज ऑफ शिवाजी। तो सबसे पहले है कि शिवाजी को जानने के हमारे पास स्रोत क्या क्या है। तो सबसे पहला स्रोत है जिसे कहते हैं बखर। बखर, है ना, तो मराठी भाषा में जैसे जो चरित काव्य होता है, जैसे कि आप देखे थे मध्यकालीन भारत को पढ़िएगा तो उसे रासो काव्य कहते हैं या चरित काव्य कहते हैं। मराठी में बखर मतलब होता है चरित काव्य। तो शिवाजी को जानने का सबसे बड़ा आधार है उनका बखर, जो उनके सभासदों के द्वारा कहा गया, उसको लिखा गया, वह है बखर। उसके बाद है साहितील। साहितील, है ना, साहितील कहें या इसे फारसी में रोजनामचा कह सकते हैं, है ना। यह क्या है कि जो शिवाजी के दरबार में रूटीन घटनाएं होती थी उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड होता था, उसे कहते हैं साहितील। तो हमारे पास शिवाजी को जानने के, राइज ऑफ शिवाजी में आप देख रहे हैं, शिवाजी को जानने के 2 सोर्स हैं। पहला है बखर, दूसरा है साहितील या रोजनामचा। उसके बाद है राधा माधव विलास। राधा माधव विलास। राधा माधव विलास ये जयराम पांडे की रचना है। जयराम पांडे की रचना है राधा माधव विलास, है ना। तो बखर, साहितील, राधा माधव विलास, इसमें शिवाजी और शिवाजी के बाद के समय को जानने का यह सोर्स किताब है। इसके बाद है दासबोध। अभी हम लोग सिर्फ सोर्स पे बात कर रहे हैं। दासबोध यह भी एक किताब का नाम है, रामदास की रचना है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, है ना, दासबोध। उसके बाद है फतुहात आलमगीरी। फतुहात
ए आलमगिरी, फतुहात ए आलमगिरी, है ना, ये ईश्वर दास की रचना है। इसको सबको मेंशन कर लीजिएगा या मैं पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। ये फतुहात ए आलमगिरी ईश्वर दास की रचना है ना। इनका संबंध मुगल और मराठे दोनों से रहा था। इसके अलावा भी अन्य रचना है ना, जैसे नुस्खा है दिलखुश है, यह भीमसेन की रचना है। औरंगजेब और शिवाजी दोनों को उस दौर को जानने में मददगार होगा। या मुंतखब उल लवात है, मुंतखब उल लवात, यह खफी खां की रचना है। यह भी औरंगजेब और शिवाजी को जानने में मदद करेगा। तो हमारे पास शिवाजी को जानने के सोर्स हुए बखर। बखर क्या है? शिवाजी का चरित्र है। साहितील या रोजनामचा, जो उनके दिल्ली दरबार में घटनाएं घटित होती थी उस पर आधारित है। दासबोध, है ना, समर्थ गुरु रामदास जो शिवाजी के गुरु थे उनके द्वारा रचित रचना है। राधा माधव विलास, है ना, यह ईश्वर चंद्र की रचना है, राधा माधव विलास। अच्छा, जयराम पांडे की रचना है राधा माधव विलास। फुतुहात आलमगिरी ईश्वर दास की रचना है। नुस्खा दिलखुश भीमसेन की रचना है। अब मुंतखब उल लवात खफी खां की रचना है। इन तमाम रचनाओं से हम लोग शिवाजी का बैकग्राउंड जानेंगे, शिवाजी के जीवन को समझेंगे। तो हमारे पास था कि सोर्स, तो पहला सेक्शन हमारा था सोर्स का, कि शिवाजी को जानने के हमारे पास सोर्स क्या है। तो आपने देखा ये सारे सोर्सों के नाम थे। दूसरा है, अच्छा इसमें लिखा हुआ भी है, बखर, साहितील वगैरह वगैरह। अब फिर से एक बार यहां पे समझ लीजिए कि आपके यहां चंद्रगुप्त मौर्य, बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए। ये गुप्त डायनेस्टी में चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य हुआ, समुद्रगुप्त हुआ, स्कंदगुप्त हुआ, कुमारगुप्त हुआ, पुष्यमित्र शुंग हुआ। तो आपके पास चर्चा करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। लेकिन महाराष्ट्र में या अन्य जगहों पे जाएंगे, जैसे कि आप एमपी पीसीएस पढ़ेंगे तो परमार वंश पढ़ना पड़ता है, राजस्थान पीसीएस पढ़ेंगे तो चौहान वंश पढ़ना पड़ता है। तो उनके पास जो नायक हैं उन्हीं को पढ़ेंगे। तो उसी तरह से यहां भी यह सीन है ना, कि शिवाजी को जानने के लिए, आपको मराठा साम्राज्य को जानने के लिए सबसे पहले शिवाजी और उनके व्यक्तिगत जीवन को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आप भी पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा शिवाजी देख लेंगे और फिर आगे कहानी हम पेशवाओं की ओर बढ़ चलेंगे। तो मुझे लगता है कि 3 क्लास में मराठे हो जाने चाहिए। आज तो बैकग्राउंड था इसलिए सारा समय लगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू।